जय श्री राम। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, एनसीईआरटी 360 क्लास 8 का अध्याय 6 जंतुओं में जनन। क्या बोला है? क्लास 8 का है, अध्याय 6, क्लास 8 चैप्टर 6 जंतुओं में जनन। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 अपलोड कर दिए क्लास 8 का। ठीक, और क्लास 6 का भी अपलोड कर दिया, ऑल टू ऑल चैप्टर। क्लास 7 का ऑल टू ऑल चैप्टर। चलिए क्लास 8 का आप देखते हैं, अध्याय 6 का। चलिए एनसीईआरटी भी देख लिखा था। आइए, क्या बोला? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतुओं में जनन की दो विधियां होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है। दूसरा नंबर, जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। कथन असत्य। कौन असत्य? दोनों असत्य। जो बोल रहा है दोनों असत्य बात है। दोनों असत्य है। जंतुओं का जनन दो प्रकार नहीं होता। ठीक है, दोनों असत्य है। चलिए पढ़ते देखें है क्लास 8 का चैप्टर 6। पौधे की ही तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती है, यह है लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है। यह युग में विकसित होकर होकर एक नया जीव बनाता है। इसे इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन। जंतुओं में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं तो संलयित होकर बनाते हैं। जंतुओं में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं तो संलयित होकर बनाते हैं युग्म नज। क्या बनाते हैं? युग्म नज। क्लास 7 में आपने पौधे में जनन के विषय में पढ़ाए थे चैप्टर में। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधे में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। क्या आप इस भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा के विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधे की ही तरह जंतु भी नर और मादा युग्मक बनाते हैं, जैसे संलयित होकर युग्मज बनाते हैं। यह युग्मक विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मज का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। नर युग्मक या शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? नर युग्मक या शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? वृषण से। कहाँ उत्पन्न होते हैं? वृषण से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से होते हैं? वृषण से। देख लीजिए। आइए चैप्टर 4 नंबर क्वेश्चन पे। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका तथा एक शीर्ष लिंग होते हैं। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका तथा एक शीर्ष लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। वृषण जो है लाखों शुक्राणु शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया, ऊपर देखे ना, चित्र भी है। मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? अंडाशय में। कहाँ उत्पन्न होते हैं? अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु अंडाणु बोलो या डिंब कहते हैं। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु तथा
डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। निम्नलिखित में से वो सत्य कथन की पहचान करें। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी बहुकोशिकीय है। अंडाणुओं में किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। बोला सत्य है। बी नंबर, केवल बी है। क्या है? केवल बी सत्य है। मादा जन्मांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मन उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु तथा अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिकीय शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। आइए तीसरा कथन देखिए। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। कौन सही है? कथन कौन सही है? ए नंबर, तीनों सही है। ठीक है, तीनों कथन सही है। पहला दूसरा उधर था, तीनों कथन सही है। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का वह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर क्या होते हैं? एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का परिणाम होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। ठीक है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। आइए 7 नंबर। नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। मुर्गी में बाह्य निषेचन होता है। मुर्गी एक अंड प्रजनक जंतु है। S2 सही है, S1 गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। चलिए, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच के ढके नहीं होते हैं तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है। इनकी सुरक्षा भी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पात्रे निषेचन से संबंधित सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पात्रे निषेचन से संबंधित सही है? अंडाणु को महिला के शरीर के बाहर शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है। अंडाणु को महिला के शरीर के बाहर शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है।
बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों को अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। बूझो और पहेली अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया कुछ स्त्रियां की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सक ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं जिसमें आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो ह्यूमन्स को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह है। 9 नंबर क्वेश्चन है ये। होता इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को प्रखनडी शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास प्रखनडी में नहीं होता है। निम्नलिखित में से जिसमें बाह्य निम्नलिखित में से किस में बाह्य निषेचन होता है? उभयचरों में क्या होता है? उभयचरों में उभयचरों में उभयचरों में उभयचरों में उभयचरों में उभयचरों में मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मज का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है वह बाह्य निषेचन कहलाता है। मछली मछली व स्टारफिश और जलीय प्राणी में होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन नहीं है? बाह्य निषेचन नहीं है। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा मादा के शरीर से बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली स्टारफिश जैसे जलीय प्राणी में होता है। निम्नलिखित में से किस में बाह्य निषेचन नहीं होता है? में से किस में बाह्य निषेचन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस में बाह्य निषेचन नहीं होता है? कुत्ता में बाह्य निषेचन नहीं होता। कुत्ता में बाह्य निषेचन नहीं होता है। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आता है जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें इस प्रकार निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मज का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाती है। यह मछली स्टारफिश और जलीय प्राणियों में होता है।
संबंध बताइए। चारों सही है। ठीक है। चूजे का चूजे में ऊष्मायन अवधि लगभग कितने दिनों का तक होता है? कितने दिनों का होता है? कितने दिनों का होता है? 21 दिनों का होता है। क्या होता है? 21 दिनों का होता है। 21 दिनों का। चलिए। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी का उस ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच में प्रपुष्टन के बाद चूजा बाहर आ जाता है। क्या हो जाता है? चूजा बाहर आ जाता है। उन जीवों को क्या कहा जाता है जिसे शिशु संपत्तियों को जन्म देते हैं? उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संपत सं, संततियों को जन्म देते हैं? जरायुज। क्या कहते हैं? जरायुज। जरायुज। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायु जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडपरजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे तथा जरायुज एवं अंडपरजक में विभेद भी कर सकेंगे। अंडे देने अंडे देने वाले जानवरों को डैश कहा जाता है। अंडे देने वाले को डैश कहा जाता है। अंडपरजक। अंडे देने वाले जानवरों को डैश कहा जाता है। अंडपरजक। 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 हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायु जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडपरजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से हम इस बात को अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे कि जरायुज और अंडपरजक में विभेद भी कर सकेंगे हम। टेडपोल। टेडपोल निम्नलिखित में से किसकी प्रारंभिक अवस्था है? टेडपोल। टेडपोल निम्नलिखित में से किसकी प्रारंभिक अवस्था होती है? मेढक की। टेडपोल मेढक की। टेडपोल मेढक की। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता जा रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टेडपोल तैरते हुए देखे होंगे। अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? द्विविभाजन। अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? द्विविभाजन। द्विविभाजन। आप अमीबा के संचरण के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिकीय होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में
बट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। आइए 17 नंबर का। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के उल्लंघी जनन को, जिसमें जीव विभाजित विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। हाइड्रा। हाइड्रा में उल्लंघी जनन किस प्रकार होता है? हाइड्रा में उल्लंघी जनन किस प्रकार होता है? मुकुलन। क्या है? मुकुलन। प्रत्येक हाइड्रा में एक या एक से अधिक बार दिखाई। ठीक, चलिए। इसमें उल्लंघी ग्रहण, इसमें उल्लंघी ग्रहण किस प्रकार का होता है? इसमें उल्लंघी ग्रहण किस प्रकार का होता है? मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन, मुकुलन, मुकुलन। प्रत्येक हाइड्रा, प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते गए नए जीव हैं, जिन्हें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि इसमें भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एक एकल जनक से निकलने वाले उद्गम से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार जनक जनन में जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं वो लघु जनन कहलाते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। डॉली। स्कॉटलैंड में रोसलिन इंस्टीट्यूट में बनाया जाने वाला पहला क्लोन एक डैश है। डॉली। स्कॉटलैंड में रोसलिन इंस्टीट्यूट में बनाया जाने वाला पहला पहला क्लोन क्लोन एक डैश था। भेड़ था। क्या था? भेड़ था। डॉली की कहानी क्लोन भेड़ है। चलिए। चलिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर 6 कंप्लीट। चैप्टर 7 में मिलते हैं। अगला चैप्टर 7 किशोरावस्था की और